नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चंपावत विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या करेंगे? उनका अगला रुख या उनका रवैया क्या होगा? क्या जिस गति से या जिस रणनीति से वो अभी तक सरकार चलाते हैं उसी रणनीति से आगे बढ़ेंगे या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करने जा रहे हैं या मुख्यमंत्री पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री स्तर के बड़े ओहदों से भी नवाज सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी चर्चा अब शुरू हो गई है। राज्य के बड़े बड़े अखबारों ने भी इन चर्चाओं पर बात करनी शुरू कर दी है। इसी बात को लेकर मैं भी आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक की वर्किंग मुख्यमंत्री की कैसी रही है और आने वाले समय में मुख्यमंत्री क्या क्या कर सकते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात इसको समझना है कि जिस वक्त मुख्यमंत्री बनाए गए थे पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह रावत के हटाए जाने के बाद 2021 जुलाई के महीने में, उस समय एक बड़ी जिम्मेदारी धामी साहब के ऊपर यह थी कि पार्टी को कैसे मजबूत स्थिति में पूरे राज्य भर में लाया जाए। वहां से एक दूसरे तरीके की वर्किंग थी। जो असंतुष्ट गुट था उसको संतुष्ट करना था, जो नाराज कार्यकर्ता थे उनको अपने पाले में किसी तरीके से बनाए रखना था। तो यह वर्किंग दूसरे तरीके की थी। ना इस दौरान नए विकास के रूपरेखा तैयार की जा सकती थी, ना विकास की रणनीति तैयार की जा सकती थी। इस दौरान जो भी विवादास्पद फैसले उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों ने लिए थे, उन फैसलों पर अमल करते हुए उन फैसलों को खारिज करना या उन बड़े अध्यायों को खत्म करना धामी साहब की प्राथमिकता में था। और शायद यही वजह है कि जो भूमि कानून और गैरसैंण कमिश्नरी और देवस्थानम बोर्ड, उसको ठंडे बस्ते में डालने का उन्होंने या तो ऐलान किया या संकेत दिए। जब पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ रहे थे तो यह बात स्पष्ट थी कि जो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का है उसका एजेंडा धामी साहब आगे बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता का जो उन्होंने ऐलान किया वो इसी का नतीजा है। यानी कि जो रणनीति पहले के 5-6 महीनों में धामी साहब की थी वो पूरी की तरह से चुनाव पर ही केंद्रित थी। इस दौरान उन्होंने एक आध फैसला ऐसा किया जो प्रत्याशी बनने की दौड़ में थे, विधायकी का टिकट पाने की दौड़ में थे, ऐसे लोगों को उन्होंने पहले ही एडजस्ट करके राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री बना दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में अजेंद्र अजय, वो रुद्रप्रयाग के केदारनाथ क्षेत्र से ही टिकट के दावेदार थे, अपनी मांग कर रहे थे। उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी, यानी राजनीतिक रूप से उन्होंने सेट कर दिया अजेंद्र अजय को। कुसुम कंडवाल को उत्तराखंड महिला राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कुसुम कंडवाल यमकेश्वर सीट से दावेदार थी। पिछली बार उनका टिकट कट गया था, मतलब उनको टिकट नहीं दिया गया था, उनको इग्नोर कर दिया गया था। फिर ऋषिकेश नगर निगम से भी उनका पत्ता कट गया था, इसलिए कुसुम कंडवाल भी नाराज ना हो, उनको महिला आयोग में एडजस्ट कर लिया गया। बाल संरक्षण आयोग में जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर गीता खन्ना, उन्हें भी चुनाव से पहले ही एडजस्ट कर लिया गया था। यानी एक चुनाव की दृष्टि से पूरी रणनीति बनाई गई। उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव के जब परिणाम आए तो एक हताशा चुनाव के परिणामों में स्पष्ट रूप से नजर आई। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए खटीमा से। अब पिछले 3 महीनों में जब मुख्यमंत्री वो बने रहे, मार्च के महीने में उन्होंने दूसरी बार शपथ ली, तब से लेकर अब तक की जो रणनीति थी वो अपने चुनाव पर ही केंद्रित थी कि किसी तरीके से उनको उपचुनाव जीतना है। उनके लिए सीट खाली करने के लिए कई नेता, कई विधायक आगे आए। फाइनली चंपावत में यह पूरा प्रकरण अब हमारे सामने है कि वो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते हैं उत्तराखंड में। अब क्या, ये तो पुरानी बातें हो गई, अब नया क्या होने जा रहा है? अब सब लोग इस बात को देखेंगे कि जो पुष्कर सिंह धामी का नया अवतार होगा वो किस दिशा में काम करेगा, वो कैसे रणनीति बनाएगा, क्योंकि अब उनको तत्काल चुनाव नहीं
लड़ना है। अब उनको विकास के लिए दूरगामी योजनाएं बनानी हैं। चूंकि राज्य सरकार के आर्थिक हालात बेहद खराब है, बजट गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए विकास की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं पुष्कर सिंह धामी नहीं बना सकते। उसके लिए बजट वित्त विभाग सबसे बड़ी अड़ंगा लगा देगा। होगा क्या? केंद्र की कई बड़ी परियोजनाएं हैं जिन पर बीजेपी टिकी हुई है, राज्य बीजेपी भी टिकी हुई है, और इन योजनाओं को अगर ठीक तरीके से राज्य भर में लागू किया जाए, मॉनिटरिंग हो, तो शायद राज्य की जो सरकार है वो एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्कर सिंह धामी के सामने भविष्य का खाका केंद्र सरकार की योजनाओं को देखते हुए ही खींचा जाना है। चाहे वो सड़क परिवहन के काम हो, चाहे वो रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो एम्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट हों। एम्स का सैटेलाइट सेंटर कुमाऊं मंडल में बनाया जाना है, चंपावत और उसके आसपास बेहतर कनेक्टिविटी को तैयार किया जाना है। वो सिर्फ चंपावत का ही फायदा नहीं कराएगा, उससे जो पहाड़ में आने जाने की व्यवस्था होगी वो काफी बेहतर हो सकती है। एक बात यहां पर आती है कि जब योजनाएं बनती हैं या जब योजनाएं संचालित हो रही होती हैं, तो उनको मॉनिटर करने के लिए बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं, या तो उनकी आवश्यकता होती है, या आपके अधिकारी गणों की आवश्यकता होती है, या मंत्रिमंडल के ऐसे मंत्रियों की आवश्यकता होती है जो परफॉर्म करें। तो यहीं से एक सवाल शुरू होता है कि क्या अब मंत्रिमंडल का आकार बड़ा हो सकता है? अभी 3 सीटें खाली हैं मंत्रिमंडल की। राज्य के एक बड़े अखबार ने इस पर बात भी की है कि 4 ऐसे नाम हैं जो मंत्रिमंडल की रेस में बने हुए हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का उसमें नाम लिखा है अखबार ने। बंशीधर भगत का नाम नैनीताल जिले के कोटे से लिखा गया है। ऐसे ही हरिद्वार जिले से मदन कौशिक का नाम लिखा गया है, और पिथौरागढ़ के कोटे से जो बिशन सिंह चुफाल है उनका नाम लिखा गया है। कि ये 4 लोग अलग अलग प्रकार से रेस में बने हुए हैं, और राज्य के जो 2 बड़े जिले हैं उनमें एक हरिद्वार है, उस जिले का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं है। जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं, वो पिछले सरकारों में मंत्री रहे हैं, इसलिए शायद उनको एडजस्ट किया जा सकता है। बंशीधर भगत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको नैनीताल जिले के कोटे से शामिल किया जा सकता है। इस तरीके की खबरें कई तरीके से अखबारों में आने लगी है। और साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ताओं को अब अलग अलग बोर्ड्स में, अलग अलग निगमों में, परिषदों में राज्य मंत्री का दर्जा देकर एडजस्ट किया जाएगा। आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी सरकार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने चहेतों को निगमों में, बोर्ड्स में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाती है और उनको एडजस्ट किया जाता है। ऐसे लोगों की लिस्ट लंबी चौड़ी होती है। त्रिवेंद्र सरकार ने इनके लिए लंबा इंतजार भी करवाया था, इसके लिए उनको नाराजगी भी कई लोगों की झेलनी पड़ी थी। लेकिन धामी साहब के लिए क्या मंत्रिमंडल के आकार को बढ़ाना या राज्य मंत्री के स्तर के पदाधिकारियों को एडजस्ट करना प्राथमिकता में है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तेवर के साथ पिछले 2-3 महीने से पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिए हैं, उससे यह स्पष्ट जरूर हो जाता है कि उनका पूरा का पूरा ध्यान अधिकारियों पर है कि अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ठीक से काम करें और फील्ड में जाकर काम करें। तो जब पुष्कर सिंह धामी के हम बयान देखते हैं तो वो राजनीतिक बयान या राजनीतिक मजबूरी से ऊपर उठे हुए बयान होते हैं। वो कहीं पर भी किसी भी बड़े नेता को एडजस्ट करने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे। और जिस तरीके का संकेत उन्होंने चंपावत उपचुनाव में भी दिया था, जिस तरीके से ड्यूटी चंपावत चुनाव में लगाई गई थी, वो बहुत चुनकर लगाई गई थी और बहुत सारे कद्दावर नेताओं को चंपावत में जाने से रोक दिया था। इसको समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तो धामी साहब अपने दम पर चुनाव जीतना चाहते थे और दूसरा कई बड़े विधायक और मंत्रियों को वो दूर रखना चाहते थे अपने विधानसभा क्षेत्र से। कई स्पष्ट रूप से संदेश देखे गए थे, औपचारिक रूप से जो मैसेज आए थे, जिसमें बताया गया था कि जिनकी ड्यूटी चंपावत उपचुनाव में लगाई गई है, राजनीतिक ड्यूटी, सिर्फ वो ही चंपावत का दौरा करें। इससे स्पष्ट हो रहा था
कि बहुत ज्यादा राजनीतिक सहयोगियों की आवश्यकता पुष्कर सिंह धामी को नहीं है और भविष्य में भी उनको इस तरीके के लोगों की आवश्यकता शायद महसूस ना हो। योजनाओं के क्रियान्वयन को मूर्त रूप देने की जो जिम्मेदारी है वो अधिकारियों के कंधों पर होगी। अब अधिकारियों में उनको ये देखना है कि कैसे वो चूज करते हैं उन अधिकारियों को जो गति प्रदान करे विकास की योजनाओं को और लाभ आम जनता तक पहुंचे। क्योंकि ठीक एक साल बाद जब हम आज ही के समय बात कर रहे होंगे तो स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी हो रही होगी, उसके बाद पंचायतों के चुनाव की बात उसके अगले साल हो रही होगी और ठीक ऐसे ही उसके बाद लोकसभा चुनाव की बात हो रही होगी। तो ऐसे समय में धामी के ऊपर एक साल के भीतर ही एक बड़े चुनाव की जिम्मेदारी है। तो यह देखना होगा उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो किस तरीके से आने वाले समय में दिखाई देगी। एक बात स्पष्ट है कि जो कार्यशैली अभी तक दिखाई दे रही थी उसमें बदलाव निश्चित होने जा रहा है। क्या क्या बदलाव हम देख पाएंगे, आप देख पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह हमेशा की तरह। अगर यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।